सो या गुड आफ्टरनून एवरीवन एंड कुछ स्कीम्स हमने डिस्कस करनी है आज के दिन. विल स्टार्ट फ्रॉम मनरेगा बिकॉज इट हैज़ बीन इन द न्यूज़, है ना. और मनरेगा के फीचर्स और जो आपके वीबी जी राम जी है ना, इनके फीचर्स भी देख लेंगे एक बार, है ना, कि क्या चेंजेस लेके आ रहे हैं. एंड बाकी एनालिसिस मुझे लगता है मेंस में ये ज़्यादा पूछे जाने के चांसेस हैं, प्रीलिम्स में थोड़े कम है, बट फिर भी हम इसको एक बार स्टडी कर लेंगे. देन वी लुक एट सम ऑफ द स्कीम्स विच आई थिंक मस्ट बी कवर्ड. अब वो स्कीम्स फिर हम मिनिस्ट्री वाइज पढ़ेंगे, है ना. जनरली मैंने जो अभी तक पढ़ाया है वो सेक्टर वाइज पढ़ाया है फिर, लेकिन उसके बाद मैं मिनिस्ट्री वाइज चलूंगा. एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का जो धन धान्य योजना है ना, या नेशनल मिशन और नेशनल फार्मिंग है, फसल बीमा योजना है, पीएम किसान तो चलो हमने थोड़ा बहुत देख ही लिया था, स्वमित्व, एमपी लैड्स, ये जो आवास योजना, अर्बन आवास योजना, रूरल स्वनिधि, स्वच्छ भारत मिशन 2.0, ऐसी चीज़ें हम देखेंगे, है ना. फिर इसके अलावा अगर कुछ इंडिया ईयर बुक टाइप की चीज़ें रह जाएंगी, है ना, ऑर्गेनाइजेशंस, अथॉरिटीज़, बॉडीज़, काउंसिल्स, उसके मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है. और वो आप रेडी टू यूज़ रिविजन नोट्स की तरह उसको इस्तेमाल करोगे. उसकी टेंशन अभी नहीं लोगे क्योंकि अभी आपको बेसिक्स पे काम करना है. ओके, तो शैल वी स्टार्ट. कीप ऑन मेकिंग अ लिस्ट ऑफ द स्कीम्स दैट वी कीप ऑन कवरिंग. सबसे पहले है मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम. कौन सी मिनिस्ट्री में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में. अब तो खैर डिसकंटिन्यू हो जाएगा बिकॉज इट विल बी रिप्लेस्ड बाय अनदर प्रोग्राम, है ना, वो आजीविका जो भी उसका फुल फॉर्म है आगे हम देखेंगे, जिसको वीबी जी राम जी बोल रहे हैं हम, है ना. स्कीम की गाइडलाइंस अभी तक नहीं आई है. एग्जैक्टली इंप्लीमेंटेशनल गाइडलाइंस आर नॉट इन द पब्लिक डोमेन एज ऑफ नाउ बिकॉज अभी इसको गवर्न करने वाला जो एक्ट है वो चेंज हुआ है ना. तो मनरेगा या मनरेगस इज बेसिकली नरेगा एक्ट. पार्लियामेंट पास्ड अ लॉ in 2005 and then after passing a law guaranteeing minimum 100 days employment to every rural household of the country, it created a scheme. फिर उसके अंडर वो स्कीम बनाई गई, ठीक है. तो मनरेगा का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही था कि 100 दिन हर फाइनेंशियल ईयर में एडल्ट मेंबर्स ऑफ एनी रूरल हाउसहोल्ड विलिंग टू डू पब्लिक वर्क रिलेटेड अनस्किल्ड मैनुअल वर्क. विलिंगनेस किसकी होनी चाहिए? अनस्किल्ड मैनुअल वर्क की, तभी 100 दिन गारंटीड है. किसी भी टाइप का काम आप बोलोगे कि मुझे जी फिटर का काम करना है, कारपेंटर का काम करना है, प्लम्बिंग का काम करना है, नहीं, वो टाइप ऑफ वर्क इज नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. एम्प्लॉयमेंट विल बी गिवन, दैट इज गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. इस स्कीम के अंदर 1/3 विमेन होनी चाहिए, है ना, बेनिफिशरीज मस्ट बी विमेन. वेजेस जो है वो मिनिमम वेजेस के जो भी कानून है उसके हिसाब से होगा, है ना, जो स्टैट्यूटरी मिनिमम वेजेस है उसके हिसाब से आपको वेजेस मिलेगी. अगर 15 डेज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ जॉब कार्ड, आप इसमें क्या करते हो, जॉब कार्ड के लिए अप्लाई करते हो. कहाँ अप्लाई करते हो? अपने पंचायत पे जाके. अगर आपको 15 दिन के अंदर जॉब कार्ड नहीं मिलता है तो फिर स्टेट गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी बनती है, स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दे. स्टेट गवर्नमेंट बिकम्स रिस्पॉन्सिबल टू गिव यू अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस अंडर द स्कीम ऑफ मनरेगा, ठीक है. ग्राम सभाज हैव टू रिकमेंड द वर्क दैट इज टू बी डन, है ना. 50% ऑफ द वर्क दैट इज टू बी डन इन दीज पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम. तो मनरेगा में काम दोगे तो कहीं काम भी होगा, है ना. वो क्या काम होगा उसकी रिकमेंडेशन ग्राम सभा से आनी चाहिए, है ना, कि टॉयलेट बनना है, गड्ढा बनना है, नाला बनना है, कुछ भी बनना है तो वो ग्राम सभा से रिकमेंडेशन आनी चाहिए. ग्राम सभा और ग्राम पंचायत ये अप्रूवल देंगे काम को, और काम का सीक्वेंस भी यही डिसाइड करेंगे. तो कोशिश तो यही की गई थी कि डिसेंट्रलाइज्ड लेवल पर इसके कामों को एग्जीक्यूट किया जाए, ठीक है. मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर दिस. इसमें मनरेगा के जो काम होते हैं उसका सोशल ऑडिट होना जरूरी है. तो स्टेट लेवल पे देयर आर सोशल ऑडिट यूनिट्स दैट आर क्रिएटेड विच देन ऑडिट द वर्क विच इज डन अंडर मनरेगा. मनरेगा में इनिशियली बहुत हिकअप्स थे और बाद में उसमें रिफॉर्म्स भी लाए गए. फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप मनरेगा में एक रिवर चैनल बना रहे हो, ठीक है, 500 मीटर लंबा. 500 मीटर मतलब आधा किलोमीटर लंबा. तो ये ग्राउंड पे है या नहीं है, या सिर्फ कागजों में, ये चेक करने के लिए जियो टैगिंग शुरू कर दी थी उसकी, कि कोऑर्डिनेट्स बताओ कि कहां कहां पे काम किया है, वो कोऑर्डिनेट्स बताओ, वो ऐप में अपलोड कर दो. फिर उसके बाद एक मनरेगा सॉफ्ट ऐप भी लॉन्च की गई थी कि जो वेजेस का डिसबर्समेंट है वो ट्रैक करने के लिए मनरेगा सॉफ्ट ऐप भी लॉन्च की गई थी. तो समय समय में इसमें बदलाव लाए जा रहे हैं. मनरेगा का बेनिफिट लेने के लिए क्राइटेरिया क्या होता था कि आप भारतीय नागरिक हैं,
आपकी 18 साल से ज्यादा की उम्र है, क्योंकि 18 साल से कम चाइल्ड लेबर हो जाएगा। आप लोकल हाउस होल्ड का एक हिस्सा होने चाहिए और अनस्किल्ड लेबर के लिए तैयार होने चाहिए। ये नहीं कि मुझे डॉक्टर बनना है तो मनरेगा में जाऊंगा, नहीं। एक बहुत इंपॉर्टेंट जो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी थी जो मनरेगा के अंदर काम करती थी, उसका नाम था सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट गारंटी काउंसिल। सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट गारंटी काउंसिल मनरेगा एक्ट के सेक्शन 10 में थी, जिसके चेयरपर्सन हुआ करते थे मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट। आज की क्लास थोड़ी स्पीड से चलेगी, इसलिए प्लीज इसको ध्यान से सुनिएगा, बी वेरी अटेंटिव थ्रू आउट द क्लास, बिकॉज हमने बहुत सारी स्कीम्स कवर करनी है। देयर विल बी अ सर्टेन अमाउंट ऑफ स्पीड बाय विच आई विल बी गोइंग एंड आई रिक्वेस्ट यू टू मेंटेन दैट, है ना। मैं कोशिश करूंगा कि जितना हो सके स्लो करूं, लेकिन साथ ही साथ मुझे कंप्लीट भी करना है, इसलिए आपका 100% अटेंशन, अनडिवाइडेड अटेंशन मुझे चाहिए, है ना। कल की क्लास मैंने पॉलिटी की क्लास ली और मुझे बड़ा दुख हुआ, स्टूडेंट्स को आधा घंटा पहले पढ़ाई गई चीज याद नहीं, जिसका मतलब है कि वो हर एक वर्ड को अब्सॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल आपका अनडिवाइडेड अटेंशन चाहिए। नाउ सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट गारंटी काउंसिल का काम क्या होता था कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइज करता था, तो इट वाज एन एडवाइजरी बॉडी एंड इट वाज आल्सो प्रिपेयरिंग एनुअल रिपोर्ट्स। वो मनरेगा पे एनुअल रिपोर्ट बनाता था, पार्लियामेंट को पेश करता था। इस पर्टिकुलर स्कीम के हिसाब से सेंटर और स्टेट्स के बीच में फंडिंग शेयर होती थी, लेकिन वेजेस का जो कंपोनेंट था इस स्कीम में, मतलब जो 100 दिन की गारंटीड एम्प्लॉयमेंट है, उसमें जो वेजेस मिलते थे वो 100% सेंटर उसका खर्चा उठाता था। सो अनस्किल्ड लेबर कॉस्ट जितनी भी आएगी 100% मनी विल बी गिवन बाय द सेंटर। मटीरियल कॉस्ट, क्योंकि सड़क बनानी हो सकती है, टॉयलेट बनाना हो सकता है, गड्ढा बनाना हो सकता है, काम तो कोई भी हो सकता है मनरेगा के अंदर, तो जो मटीरियल कॉस्ट है उसका भी 75% सेंटर देता था और 25% स्टेट की तरफ से आता था। स्टेट का खर्चा इसमें मटीरियल कॉस्ट का 25% और जो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है, जो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है, बस उसमें स्टेट को खर्चा करना होता था। ठीक है, तो स्टेट का जो खर्चा होता था इसमें वो 25% ऑफ द मटेरियल कॉस्ट प्लस अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस होता था। मैं आपको अभी भी बता रहा हूं, क्वेश्चन मनरेगा पे ही आ सकता है, चाहे वो रिप्लेस होने वाला है या हो गया है, लेकिन क्वेश्चन मनरेगा पे ही आ सकता है। जो वेजेस कैलकुलेट की जाती थी कि कितनी वेजेस होनी चाहिए, दे वर कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ और रिवाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एग्रीकल्चर लेबर। तो आपको इन्फ्लेशन के कॉन्सेप्ट के बारे में पता होगा, अगर आपने इकोनॉमी नहीं भी पढ़ा है तो भी आपने करंट अफेयर्स या कभी ना कभी पढ़ा होगा इकोनॉमी में कि इन्फ्लेशन इज द जनरल राइज इन प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड प्रोडक्ट्स विद इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो इन्फ्लेशन में जो सीपीआई होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, वो अलग अलग बास्केट ऑफ गुड्स या बास्केट ऑफ कमोडिटीज के बेसिस पे निकाला जाता है। तो सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर होता है, सीपीआई एग्रीकल्चर लेबर होता है, सीपीआई रूरल होता है, सीपीआई अर्बन होता है और सीपीआई कंबाइंड होता है। तो जो आपका ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स और अलग अलग मिनिस्ट्रीज कैलकुलेट करती है। तो सीपीआई एग्रीकल्चर लेबर, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर कैलकुलेट करती है। सीपीआई रूरल, सीपीआई अर्बन, ये कंबाइंड होके सीपीआई बनता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बनता है। ये आरबीआई इसके बेसिस पे इन्फ्लेशन टारगेटिंग करता है। आरबीआई कैलकुलेट नहीं करता है, लेकिन आरबीआई इसके हिसाब से इन्फ्लेशन टारगेटिंग करता है। अब कौन सा सीपीआई कौन कैलकुलेट करता है ये इकोनॉमी में आप पढ़ोगे, लेकिन मेरा पर्पस आपको पढ़ाने का यहां पे ये है कि आपको ये याद रखना है कि जो वेजेस डिसाइड होती थी मनरेगा की, वो एग्रीकल्चर लेबर के सीपीआई के बेसिस पे होती थी, क्योंकि रूरल एरियाज की स्कीम है, अर्बन एरियाज में इंप्लीमेंट नहीं हो रही है, सिर्फ रूरल एरियाज में इंप्लीमेंट हो रही है। इंप्लॉयमेंट अगर 5 किलोमीटर रेडियस के अंदर नहीं मिलता है, मान लीजिए आप फुलेरा ग्राम पंचायत जाते हैं, ठीक है, और वहां पे आप अप्लाई करते हैं, लेकिन फुलेरा आपको काम भेजा जा रहा है 10 किलोमीटर दूर, ठीक है, चंपानेर, ऑल आर फिक्शनल प्लेसेस, मतलब चंपानेर में एग्जिस्ट भी करेगा, फुलेरा एग्जिस्ट भी करेगा, बट हमारी कहानी में 10 किलोमीटर ही दूर है। तो 10 किलोमीटर दूर अगर आपको भेजा जा रहा है तो आपको एक्स्ट्रा वेज प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है, आपको एक्स्ट्रा वेज प्रोवाइड की जाएगी। क्योंकि सीपीआई एग्रीकल्चर लेबर इसलिए क्योंकि लेबर वेजेस डिसाइड हो रही है ना। जो रूरल वाला है, सीपीआई रूरल वाला है, वो उसकी बास्केट ऑफ कमोडिटीज डिफरेंट है जिसपे वो कैलकुलेट होता है। जो एग्रीकल्चर लेबर वाला है वो अलग है ना। तो फर्क सारा का सारा बास्केट ऑफ कमोडिटीज पे होता है, दैट्स इट, ठीक है। चलो, तो अब हम बात करते हैं कि अगर आपको मनरेगा के बेसिक्स पता है, मनरेगा की बेसिक फीचर जिसपे ट्रैप स्टेटमेंट बन सकती है वो पता होनी चाहिए। जैसे
एक ये है कि जितना भी खर्चा सालाना हो रहा है एक फाइनेंशियल ईयर में, मनरेगा में जितना भी खर्चा हो रहा है उसमें कभी भी इस रेशियो के बियॉन्ड नहीं जा सकता है। तो 60% खर्चा वेजेस पे होता है और 40% खर्चा मटेरियल पे होता है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन कि आप मनरेगा में बड़े बड़े ताजमहल टाइप के या है ना इमारतें नहीं बनाते हो, क्योंकि इसका पर्पस काम जनरेट करना है, इसका पर्पस एसेट जनरेट करना नहीं है, विच इज वन ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑल्सो कि क्या ये लास्टिंग एसेट, फिजिकल एसेट जनरेट कर भी रहा है या सिर्फ फालतू का काम जनरेट कर रहा है, जो कि इसके ऊपर आरोप लगाए गए थे बाय द प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इन द ईयर 2015 वाली वाज गिविंग अ स्पीच। एंड उसके बाद बहुत मीडिया में भी ये बात उठी थी कि अगर मनरेगा के अंदर काम हो रहा है तो उससे रूरल एरिया डेवलप क्यों नहीं हो रहे, सड़कें क्यों नहीं बन रही हैं, क्योंकि बेसिकली इसका जो फोकस था वो मटेरियल पे नहीं था, वो इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट डेवलपमेंट पे नहीं था इनिशियली, वो था सिर्फ काम देने पे कि वेज मिल जाए बंदे को, चाहे वो गड्ढा खोदे इधर और फिर उसके थोड़ी देर बाद उसे भर दे, नेट आउटपुट उसका जीरो हो लेकिन वेजेस तो बन गई बंदे की, क्योंकि उसने एक दिन के दिहाड़ी तो लगा दी, एक काम कर दिया। तो दैट शुड नॉट बी द फोकस अल्टीमेटली। दैट वाज आल्सो सेड बाय सेवरल इकोनॉमिस्ट, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट भी इसके फेवर में थे। तो इंप्लॉयमेंट जो प्रोवाइड होती है मनरेगा के अंदर 100 दिन की गारंटीड होती है। ये सारे फीचर्स आपको मनरेगा के पता होने चाहिए, ठीक है। इन रीसेंट न्यूज़पेपर फंडिंग पैटर्न वाज गिवन एज 90:10 फॉर मनरेगा। नहीं, जो मैं यहां फंडिंग पैटर्न बता रहा हूं वो बिल्कुल एग्जैक्ट एक्यूरेट वेबसाइट का, सॉरी मनरेगा के अंदर जो लिखा है उसी के हिसाब से। ये जो 90:10 है वो मैं आपको समझाता हूं क्या है 90:10। तो बेसिकली अब जब वीबी जी राम जी इस स्कीम को इंप्लीमेंट किया गया टू रिप्लेस मनरेगा, या मनरेगा वाज अ लीगल गारंटी, है ना, वाज अ लीगल गारंटी दैट इफ यू अप्लाई फॉर अ जॉब कार्ड यू विल गेट 100 डेज ऑफ पेड एम्प्लॉयमेंट, आपको 100 दिन पेड एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ठीक है। VBG Ramji is replacing Manrega. So once it replaces Manrega, because it has actually replaced Manrega, क्योंकि प्रेसिडेंट ने सिग्नेचर भी कर दिया है, लोकसभा ने भी पास कर दिया है, राज्यसभा ने भी पास कर दिया है और प्रेसिडेंट ने इस पे साइन भी कर दिया है, ठीक है। तो अब इस पर्टिकुलर बिल से क्या चीजें हो रही हैं वो देखने वाली बात है। इस पर्टिकुलर बिल को या कानून को जब आप लेके आते हो तो आप कुछ चेंजेस लेके आना चाहते हो और एसेट कंस्ट्रक्शन या फिजिकल एसेट कंस्ट्रक्शन के ऊपर भी फोकस लाना चाहते हो। कि मनरेगा में वन थिंग दैट वाज मिसिंग वाज कि आप सिर्फ वेजेस के ऊपर फोकस कर रहे थे या इसे वेजेस कमाने का एक तरीका बना रहे थे एम्प्लॉयमेंट के लिए। लेकिन इस बिल का जो नाम है रोजगार एंड आजीविका मिशन, रोजगार दैट इज एम्प्लॉयमेंट, आजीविका इज द पॉवर्टी एलिविएशन, है ना। तो आजीविका इज बेसिकली पॉवर्टी, फोकस्ड ऑन पॉवर्टी और द पुअर और द अंडर प्रिविलेज्ड और द डिसएडवांटेज्ड पीपल, ठीक है। तो रोजगार और आजीविका दोनों एक जैसा होता है, मतलब इट इज ऑल्सो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ओनली, है ना, ये भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है ये भी, लेकिन रोजगार इज ओनली लेबर और उसका कॉस्ट। आजीविका कैन क्रिएट लाइवलीहुड एंड लाइवलीहुड मे ऑल्सो कम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। मतलब इसका लाइवलीहुड है और इसका एम्प्लॉयमेंट, बट लाइवलीहुड इज अ ब्रॉडर टर्म बिकॉज लाइवलीहुड कैन कम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एज वेल। तो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो जाए, एसेट क्रिएशन भी हो जाए और जो रूरल डेवलपमेंट के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी पूरे हो जाए। ये ऑब्जेक्टिव लेके सरकार ने बोला कि हम थोड़ा चेंज लेके आते हैं। सबसे पहले तो सरकार ने बोला कि इंस्टेड ऑफ 100 डेज 125 डेज पर रूरल हाउस होल्ड पर फाइनेंशियल ईयर एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी, ठीक है। मनरेगा जो एक्ट था उसमें द सीलिंग लिमिट वाज नॉट 100 डेज। सीलिंग मतलब समझते हो कि ऐसा नहीं था कि आप 100 दिन से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते हो, दे सकते हो, लेकिन मिनिमम गारंटीड एम्प्लॉयमेंट जो थी वो 100 दिन थी। अब वो मिनिमम गारंटीड एम्प्लॉयमेंट जो है वो 125 दिन है, 125 डेज है। जो मनरेगा था उसमें ऑलरेडी फ्लेक्सिबिलिटी थी। क्यों? क्योंकि अगर ड्रॉट या डिजास्टर नोटिफाइड एरियाज में, डिजास्टर नोटिफाइड एरियाज के अंदर एम्प्लॉयमेंट देनी है तो आप 50 एडिशनल डेज दे सकते थे, 100 के अतिरिक्त 100 के एडिशनल 50 डेज, ठीक है। सेम अप टू 150 मतलब टोटल 150 डेज ही है, अप टू 150 डेज फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब हाउस होल्ड इन फॉरेस्ट एरियाज। सो इन सर्टन एरियाज, इन सर्टन situations or scenarios, this 100 days could be extended to 150 days, ठीक है।
बट अब क्या है, अब ये 100 की जगह 125 डेज का यूनिफॉर्म एंटाइटलमेंट है, यूनिफॉर्म एंटाइटलमेंट है, ठीक है। इसके अलावा जहां पहले 100% ऑफ अनस्किल्ड वेजेस सेंटर पे करता था, जहां 100% ऑफ अनस्किल्ड वेजेस सेंटर पे करता था और 75% ऑफ मटेरियल कॉस्ट सेंटर पे करता था, अब वो मैकेनिज्म खत्म हो गया है। अब इस मैकेनिज्म या इस स्कीम को बाकी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स की तरह चलाया जाएगा जो स्टेट्स इंप्लीमेंट करती हैं। कैसे होती है उसमें फंडिंग? जो नॉर्थ ईस्टर्न या हिमालयन स्टेट्स हैं, जो नॉर्थ ईस्टर्न या हिमालयन स्टेट्स हैं, या जो यूटीज विद लेजिस्लेचर है, ठीक है, ये यहां पे गलत हो गया, उत्तराखंड हिमाचल इसमें नहीं आएगा, उत्तराखंड हिमाचल इसमें आएगा, उत्तराखंड, ठीक है, हिमाचल प्रदेश ये इसमें आएगा, यूटी विद लेजिस्लेचर में आएगा जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली एंड पुडुचेरी, ठीक है। तो इनको जो आप पैसा दे रहे हो वो 90% सेंटर से आएगा और 10% स्टेट से आएगा। इन द न्यू मैकेनिज्म 90:10 distribution will be there for Himalayan states and UTs with legislature and northeastern states. तो यहां उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश, यहां नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर्स प्लस सिक्किम, है ना, और यहां दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर, इनको 90% सेंटर और 10% स्टेट्स पैसा देगा। और बाकी स्टेट्स के लिए 60:40 के रेशियो में, बाकी स्टेट्स के लिए 60:40 के रेशियो में पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा। सो नाउ वेज की जो लायबिलिटी, जो पूरी की पूरी लायबिलिटी सेंटर उठा रहा था, अब वो डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है सेंटर और स्टेट्स के बीच में। प्रीलिम्स के लिए इतना ही पढ़ना है, हमें इसके ऊपर वैल्यू जजमेंट नहीं पास करनी है अभी फिलहाल कि अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, स्टेट्स के लिए सही हो रहा है, गलत हो रहा है, बस ये हो रहा है, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। सो स्टेट का जो काम है या स्टेट का जो खर्चा है या बर्डन है वो बढ़ सकता है, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट चेंज विच इट हैज डन इज, एंड दिस इज अ वेरी कंटेस्टेड चेंज विच इज बीइंग डन। अर्लियर द सिस्टम वाज created based on states request to the Ministry of Rural Development। तो बेसिकली स्टेट अपना एक प्रोजेक्टेड, मुझे अगले साल कितना पैसा चाहिए होगा मनरेगा के लिए, वो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट तक ले जाता था। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट उसको देखता था, वेरीफाई करता था, और फिर जब वो अपने लिए बजट की डिमांड करता था, जब वो अपने लिए बजट की डिमांड करता था, है ना, बजट बनने के टाइम पे, तो वो कहता था कि मुझे इतना टोटल पैसा चाहिए और हर स्टेट को मैं इतना पैसा दूंगा। तो मतलब स्टेट अपना एक एस्टिमेट बना के बेस्ड ऑन पिछले साल कितने लोगों ने अप्लाई किया था और अगले साल कितने लोग अप्लाई कर सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस के लिए, मनरेगा के जॉब कार्ड के लिए, और उनका बिल कितना आएगा, उस हिसाब से वो एस्टिमेट दे देते थे। अब जो प्रोसेस है वो डिफरेंट है। अब कौन से स्टेट को कितना पैसा मिलेगा उसका नॉर्मेटिव एलोकेशन किया जाएगा। नॉर्मेटिव एलोकेशन मतलब कि सेंटर विल डिसाइड ऑन बेसिस ऑफ कोर्स पैरामीटर्स विच मे बी डिसाइड लेटर। हो सकता है बाद में पैरामीटर जो है वो लेटर डिसाइड हो जाए इसके ऊपर कि कौन से स्टेट को मनरेगा में कितना पैसा मिलेगा, जो अभी फिलहाल डिसाइडेड नहीं है, लेकिन सेंटर डिसाइड करेगा स्टेट वाइज एलोकेशन। पहले क्या होता था, लेबर बजट सिस्टम होता था। स्टेट अपना एनुअल वर्क प्लान 31 जनवरी को सबमिट कर देता था कि हम चाहते हैं कि अगले साल ये इतना काम जो है वो मनरेगा में हो, जिसके लिए हमें इतने लोगों को लगाना पड़ेगा काम पे, इतने मैन डेज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो जाएगी, जिसके बेसिस पे इतने वेजेस हमको चाहिए। ये लेबर बजट सिस्टम था। 31 जनवरी तक ये अपना एनुअल वर्क प्लान दे देते थे ताकि पता लग सके कि अगले साल कितना पैसा चाहिए, उस हिसाब से बजट एलोकेट हो जाता था। लेकिन अब क्या होगा, अब नॉर्मेटिव एलोकेशन के बेसिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट ये कह सकती है कि भाई साहब स्टेट ने पिछले साल सही तरीके से इस स्कीम को इंप्लीमेंट नहीं किया, या कोई 10-12 और पैरामीटर बना सकती है टू ऑब्जेक्टिवली कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मनी दैट इज सपोज्ड टू बी डिस्बर्स्ड टू एवरी स्टेट। सो सेंट्रल गवर्नमेंट विल गेट दैट पावर टू एलोकेट what amount of money will go to which state। although please understand कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्टेट से कंसल्ट नहीं कर रहे हो, क्योंकि जो प्रोजेक्ट्स चलाए जाएंगे
द प्रोजेक्ट्स विच विल बी क्रिएटेड अंडर मनरेगा, उसके ऊपर फोकस ज्यादा दिया जा रहा है। क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले बताया, एसेट जनरेशन, एसेट क्रिएशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मनरेगा के 20 साल होने के बाद भी उस लेवल पे नहीं हो पाया जितना एक्सपेक्टेड था। ऐसा नहीं कि नहीं हुआ होगा, ऑब्वियसली हुआ होगा, लेकिन उस लेवल पे नहीं हो पाया जितना एक्सपेक्टेड था। तो इसकी वजह से जो डिमांड ड्रिवन फंडिंग थी, डिमांड ड्रिवन फंडिंग की, मान लो उत्तर प्रदेश को पिछले साल 2000 करोड़ मिले, अगले साल उत्तर प्रदेश को 10,000 करोड़ रुपए चाहिए, तो वो मांग सकता है, शोइंग कि इतना प्रोजेक्शन है ना, वो मांग सकता है। अब ऐसा नहीं होगा, अब सेंटर अपना क्राइटेरिया बना के एलोकेट करेगा कि उत्तर प्रदेश को कितना पैसा मिलेगा, पंजाब को कितना, हरियाणा को कितना। ठीक है, दैट इज वन मेजर चेंज, एंड वन मेजर चेंज विच इज बीइंग डिस्कस्ड अ लॉट एंड विच इज अ सीरियस कंसर्न फॉर द स्टेट्स। Another serious concern which, अब आपका पर्सपेक्टिव है कि आप उसको किस नजरिए से देखते हो, कि आपका जो विंडो है फाइनेंशियल ईयर का, कितने डेज का होता है, 365 डेज, उसमें से 50 डेज हैव बीन रिमूव्ड। तो ड्यूरिंग अ नोटिफाइड पीक एग्रीकल्चर सीजन वेयर आइदर सोइंग इज बीइंग हेल्ड और हार्वेस्टिंग इज बीइंग हेल्ड, Manrega works will not be carried out. So every year, because agriculture स्टेटलेस सब्जेक्ट है, हर स्टेट में अलग अलग क्रॉप्स होते हैं और अलग अलग क्रॉप्स का अलग अलग सोइंग और हार्वेस्टिंग सीजन होता है। इसलिए स्टेट फाइनेंशियल ईयर के शुरू होने से पहले ही बता देगा कि ये जो 60 दिन है, चाहे वो 30 दिन एक सीजन में बताए, 30 दिन दूसरे सीजन में बताए, चाहे वो 60 दिन का विंडो बनाए अकॉर्डिंग टू इट्स ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एग्रीकल्चर सीजन ऑफ दैट स्टेट, वो ये बता सकता है कि इन 60 दिनों के दौरान मनरेगा का कोई काम नहीं होगा। और क्योंकि मनरेगा का कोई काम नहीं होगा, इसलिए मनरेगा जॉब कार्ड्स के बेसिस पे एम्प्लॉयमेंट नहीं दी जाएगी। दैट मीन्स द 125 डेज, इफ यू वांट टू लुक एट द ग्लास हाफ फुल, यू विल से दैट ये जो 125 दिन है अब 315 दिन में से मिल रहे हैं हमको, क्योंकि 325 दिन तो गारंटीड है। तो आउट ऑफ 315, 125 डेज एम्प्लॉयमेंट इज बीइंग गारंटीड। अर्लियर देयर वाज नो विंडो ड्यूरिंग विच एम्प्लॉयमेंट वाज नॉट टू बी गिवन। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है? सरकार का रैशनेल ये है, सरकार का रैशनेल मतलब सरकार का अंडरस्टैंडिंग ये है कि वैसे भी इस दौरान एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाती है, हमें उसमें कंट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब सोइंग और हार्वेस्टिंग के सीजन होते हैं तब हर फार्मर को, हर लैंड ओनर को ज्यादा लेबर की डिमांड होती है, तो वो वेजेस देके उसको खत्म करवा देता है काम को, है ना। और जो बाकी काम है, नॉन एग्रीकल्चरल वर्क्स है, दे आर नॉट टेकन अप विद दैट मच एंथुजियाज्म। तो वैसे भी ये काम नहीं हो रहा था उस दौरान, हम भी एक विंडो रख लेते हैं जिसमें हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी कि मनरेगा जॉब कार्ड दिया जाए। मनरेगा के अंदर कोई भी एसेट जनरेशन या प्रोजेक्ट नहीं चलाया जाएगा फॉर दैट 60 पीरियड ड्यूरेशन, ठीक है, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। नोटिफिकेशन कैन बी डिसेंट्रलाइज्ड, एज मच डिसेंट्रलाइज्ड एज यू वांट, कि आप ग्राम पंचायत लेवल पे बोल दो कि 15 जनवरी से लेकर 20 मार्च तक मनरेगा का काम नहीं होगा। ग्राम पंचायत ब्लॉक लेवल पे बोलना चाहते हो ब्लॉक लेवल पे बोल दो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बोलना चाहते हो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बोल दो, क्योंकि एक स्टेट में भी तो अलग अलग टाइप के क्रॉप्स, अलग अलग टाइप की सॉइल्स हो सकती हैं, है ना, और सोइंग और हार्वेस्टिंग सीजन्स डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। सो इफेक्टिव वर्किंग विंडो जो है वो 125 डेज के अंदर गारंटीड एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, 315 दिन की, मतलब 315 दिन में दे रहा है 125 दिन के लिए। अच्छा, ऐसा नहीं है कि रैंडम काम चलेंगे इसमें अब, क्योंकि पहले यही प्रॉब्लम थी। जो प्रोजेक्ट्स है अब उनकी सेंट्रलाइज्ड तरीके से ट्रैकिंग होगी कि ग्राम पंचायत का प्लान, ब्लॉक का डेवलपमेंट प्लान, डिस्ट्रिक्ट का प्लान और स्टेट का प्लान बनेगा, और वो ऑनलाइन एक जगह पे स्टैक होता रहेगा, जिसको नेशनल डेवलपमेंट विकसित भारत नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक बताया जा रहा है। So just like already the government has been initiating village development plans under Ministry of Panchayati Raj. These village development plans are created under Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan. Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan. This Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan
इज बेसिकली रन बाय मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, आपको पता होगा पंचायती राज की एक अलग से मिनिस्ट्री है। तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ना वैसे भी विलेजेस को या गांव को या ग्राम पंचायत को काफी समय से एनकरेज कर रहा है कि वो अपने विलेज डेवलपमेंट प्रोग्राम्स बनाए। ठीक है, विलेज पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम्स बनाए। और जब वो डेवलपमेंट प्रोग्राम में क्या बताएगा कि भाई हमारे गांव में ना स्कूल नहीं है, या अगर स्कूल है तो सिर्फ दूसरी कक्षा तक है, हमें 8th स्टैंडर्ड तक चाहिए। हमारे गांव में एक कोई वाटर बॉडी नहीं है। ठीक है, हमारे गांव में ये वाली रोड नहीं है, रूरल रोड। तो वो ये बताएगा अपने प्लान के हिसाब से, स्पेशल प्लानिंग भी करेगा कि कहां पे क्या चीज होगी, और फिर वो ब्लॉक लेवल तक पहुंचाएगा, फिर ब्लॉक लेवल से डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट से स्टेट। सो क्या काम करना है गांव में, मनरेगा के अंडर कौन सी प्रोजेक्ट को टेकअप करना है। वंस अगेन दिस विल बी टेकन, सजेशन विल बी टेकन फ्रॉम विकसित भारत नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक, बट दे विल रिलेट टू 4 एरियाज। उसको कैटेगराइज किया जाएगा। जैसे मान लो आपने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना लिया, उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप ये देख सकते हो कि मनरेगा के अंदर कौन से गांव में, इन 4 में से कौन से डोमेन में कौन सा काम चल रहा है, विच प्रोजेक्ट इज गोइंग ऑन। अल्टीमेटली यू वांट टू क्रिएट अ डैशबोर्ड ऑफ सॉर्ट्स कि अगर कल को, मतलब आइडियल सिनेरियो में आपको बताता हूं, आइडियल सिनेरियो ये है कि मैं एक वेबसाइट पे जाऊं, फर्स्ट एज अ सिटीजन मैं बता रहा हूं, और उस वेबसाइट पे जाके मुझे देखना है कि भाई फुलेरा गांव में इस साल 2025-26 में कौन से डोमेन में, वाटर सिक्योरिटी में, कोर इंफ्रास्ट्रक्चर में, इसमें कौन से डोमेन में कौन सा प्रोजेक्ट हुआ। I should be able to locate that on the map. I shall be able to locate the details of the project and the money that has been spent in that project. Ultimately मुझे सारा कुछ पता चलना चाहिए, तभी इसको इंटीग्रेट किया जा रहा है। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, पीएम गति शक्ति was launched in 2022 so that जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करने के अंदर इन्वॉल्व होती हैं। मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, पोर्ट्स, ये अलग टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ये अलग टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वॉल्व होगा। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे अलग टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वॉल्व होगा। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन अलग, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे अलग, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट अलग, क्योंकि वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंदर सड़क बना रहा होगा। तो आप समझ रहे हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर एक मिनिस्ट्री तो हैंडल नहीं कर रही है, मल्टीपल मिनिस्ट्रीज हैंडल कर रही हैं। तो मल्टीपल मिनिस्ट्रीज को एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की जानकारी मिलती रहे। इसके अलावा जो क्लियरेंसेस होते हैं वो भी अलग अलग मिनिस्ट्री से, डिपार्टमेंट से लेने पड़ते हैं। तो अगर कोई जमीन है, लैंड एक्विजिशन करना है, अगर वो डिफेंस का लैंड है मान लीजिए, या गवर्नमेंट का लैंड है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो मुझे अलग क्लियरेंस चाहिए। अगर वो फॉरेस्ट लैंड है तो फिर मुझे अलग मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे। सो अल्टीमेटली मैं चाहता हूं कि जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो उसके लिए मुझे एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए। कितने स्टेक होल्डर्स हैं इसमें, मैं मतलब एज ए सिटीजन मुझे मिल जाए, जो प्रोजेक्ट प्रपोनेंट है, कॉन्ट्रैक्टर है, वो भी, उसे भी मिल जाए, जो कंपनीज इसके अंदर इन्वॉल्व हैं उसे भी मिल जाए, जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स हैं उन्हें भी, सरकार को भी पता रहे। तो ये बहुत सारे स्टेक होल्डर्स के लिए पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, so that everyone knows ki which infrastructure project is where, what is the state at which it is in, which ministry is still not, let's say, not giving permit for that particular ministry, so on and so forth. तो ये सारी चीजें आप देखोगे तो इंटरेस्टिंगली यू विल फाइंड आउट कि पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के साथ चीजें इंटीग्रेट होगी। वैसे ही उसमें एक कंपोनेंट रूरल एरियाज के अंदर मनरेगा में कौन से एसेट्स क्रिएट किए गए ये होने चाहिए, और राइट टू द बॉटम मोस्ट डिटेल कि ये स्टेट, इस स्टेट की ये डिस्ट्रिक्ट, इस डिस्ट्रिक्ट का ये ब्लॉक, और उस ब्लॉक का ये विलेज, और उस विलेज में ये प्रोजेक्ट शुड बी अवेलेबल एंड सेंट्रलाइज्ड। कितनी अच्छी बात है ना, होनी तो चाहिए। और यही इंटेंशन अब इस वीबीजी रामजी बिल के अंदर मिला है। अब इसको लेकर क्या मनरेगा डेड है, इज मनरेगा गॉन, इज रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी नॉट देयर एनी मोर,
so on and so forth. This debate has nothing to do with prelims 2026. इसका प्रीलिम से कोई लेना देना नहीं है. इन जनरल इस पे हम बातचीत कर सकते हैं, लेकिन वो बातचीत करने का कोई पॉइंट नहीं, क्योंकि वो मेंस के लिए ज्यादा रेलेवेंट है, मेंस के आंसर्स लिखने के लिए ज्यादा रेलेवेंट है, और मेंस के लिए हम उसको प्रिपेयर करेंगे. प्री के लिए इतनी जानकारी होनी काफी है. मनरेगा में क्या क्या चीजें थी, मनरेगा के क्या क्या फीचर्स थे, और वीबीजी रामजी बिल के अंदर क्या चेंजेस किए गए. नाउ व्हेन द न्यू स्कीम विल बी नोटिफाइड, अभी स्कीम नहीं नोटिफाई की गई, अभी सिर्फ एक्ट में, पेरेंट एक्ट में चेंज हुआ. तो जब स्कीम नोटिफाई होगी तब और डिटेल्स हमें मिलेंगी. डिटेल्स जैसे कि क्या विमेन वाली एम्प्लॉयमेंट, जैसे बोला था कि 1/3 विमेन को नौकरी देनी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें वो है ही नहीं, है ना, या ऑल द माइनर थिंग्स जो बिल के अंदर नहीं बताई गई हैं वो आपको स्कीम में नोटिफाई हो जाएगी. तो जब स्कीम लॉन्च करेंगे, डेफिनेटली स्कीम विल बी लॉन्च फर्स्ट, बिकॉज दिस, अभी तो एक्ट पास हुआ है, अभी स्कीम कहां लॉन्च हुई है नई वाली. तो जब स्कीम लॉन्च होगी, एंड आई एम वेरी श्योर इट विल बी डन सम टाइम इन द अपकमिंग मंथ्स, प्लीज उस पर नजर बनाए रखना. दोबारा से हम इस चीज को पढ़ेंगे फिर कि क्या क्या उसमें किया जाएगा, है ना, क्योंकि अभी स्कीम आएगी, फिर उसकी ऑपरेशनल गाइडलाइंस आएगी. अभी तो बस कानून के अंदर बदलाव लाए गए. तो कानून में मेजर बदलाव क्या है? पहला तो नाम है, दूसरा फोकस एरियाज डिफरेंट है, फिक्स्ड है कि ये 4 एसेट्स हमने जनरेट करने हैं. तीसरा 100 दिन की जगह 125 दिन है. चौथा नई विंडो क्रिएट की गई है, मतलब हटा दी गई है कि आपने 50 दिन रिमूव कर सकते हो फ्रॉम 365 डेज, क्योंकि वो एग्रीकल्चर लेबर वैसे ही उस वक्त बहुत ज्यादा इंप्लॉयड होती है. पांचवा, आप पहले जो वेजेस के शेयर देते थे, एज सेंट्रल गवर्नमेंट वेजेस का जो शेयर देते थे, फिक्स्ड होता था कि 100% आपकी जेब से जाएगा. अब वो शेयरिंग पैटर्न बदल चुका है, 60:40 हो चुका है. जो आप स्टेट वाइज मनरेगा के अंदर पैसा एलोकेट करते थे, उसका प्रोसेस भी बदल चुका है. पहले लेबर बजट सिस्टम होता था, अब स्टेट वाइज सेंटर नॉर्मेटिव एलोकेशन करेगा, अपने हिसाब से पैरामीटर बनाएगा, और किस स्टेट को कितना पैसा देना है अपने हिसाब से डिसाइड करेगा. ठीक है. सो दिस इज बेसिकली, दीज आर द चेंजेस विच वी कैन सी इन द वीबीजी रामजी बिल. लास्टली, और एक्ट सो टू स्पीक, लास्टली जो आपके वर्क्स, जो आपके प्रोजेक्ट्स चलेंगे इसमें, जो काम होंगे इसमें मनरेगा के अंदर, वो विकसित ग्राम पंचायत प्लान्स के अकॉर्डिंग होंगे. दीज ऑल विल बी कल्मिनेटेड, दीज ऑल विल बी कंबाइंड ऑन अ विकसित भारत नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक, सो दैट यू कैन इजिली गो, स्टेट है जी, ये स्टेट है जी, ये डिस्ट्रिक्ट है, ये डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक के अंदर ये विलेज है, इस विलेज में ये प्रोजेक्ट चल रहा है, आपको सीधा सीधा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से पता लग जाए. दिस इज बेसिकली द आइडिया ऑफ वीबीजी रामजी बिल. ठीक है. अब उसमें क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, मनरेगा खत्म हो गया, हाय राम, ये हमारा कोई लेना देना नहीं, क्योंकि प्रीलिम्स में नहीं पूछेगा ना कि इट इज अ गुड स्कीम और अ बैड स्कीम, कभी नहीं पूछेगा वो आपसे.